80 वर्ष के हरिप्रसाद जी अपने गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। सामने की कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती गाड़ियां गुजर रही थी, पर उनके मन में एक अजीब सी उदासी थी। एक हफ्ते पहले ही उनके बेटे प्रवीण का फ़ोन आया था। बाबूजी, आप कब तक अकेले रहेंगे? माँ के जाने के बाद गांव में आपका क्या है? यहाँ शहर आ जाइए, बड़े मकान में खूब जगह है, काम धाम से ही फुर्सत मिलेगी। यह सुनकर हरिप्रसाद जी का दिल गदगद हो उठा। बेटे ने अपने आप बुलाया, यह उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। उन्होंने तुरंत अपना जरूरी सामान बांधा और शहर के लिए निकल पड़े। प्रवीण के आलीशान अपार्टमेंट में हरिप्रसाद जी का भव्य स्वागत हुआ। शुरुआती 2 दिनों के लिए बहू अल्पना ने मिठाई खिलाई, आरती उतारी और पड़ोसी भी वाह वाह कर गए। लेकिन तीसरे दिन से ही हवा बदलने लगी। सुबह की चाय पर हरिप्रसाद जी ने बेटे को अकेले पाकर कहा, प्रवीण, तू और बहू दोनों काम पर जाते हो, मैं दिन भर क्या करूँगा? प्रवीण ने हड़बड़ी में कहा, अरे बाबूजी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम करिए। हम आपको एक बड़ा कमरा दे रहे हैं, स्टोर रूम के बगल वाला। हरिप्रसाद जी ने देखा, वह कमरा घर के एक कोने में था, जहां धूप नहीं आती थी और जिसकी खिड़की बाहर की तरफ नहीं खुलती थी। अगले कुछ दिन हरिप्रसाद जी ने कमरे से कम निकलने का नियम बना लिया। उन्होंने महसूस किया कि उनका बाहर निकलना, हॉल में बैठना या रसोई की तरफ जाना सब बहू अल्पना को असहज कर रहा था। उनकी छोटी छोटी बातें, जैसे अरे आपने ये गिलास यहाँ क्यों रखा, बाथरूम में इतना पानी क्यों गिरा दिया, इतनी देर तक टीवी क्यों देख रहे हैं, उन्हें लगातार यह याद दिला रही थी कि यह उनका घर नहीं है। एक दोपहर जब हरिप्रसाद जी अपने कमरे में लेटे थे तो बाहर से अल्पना की फुसफुसाहट उन्हें सुनाई दी। देखो, मैंने पहले ही कहा था, पिताजी आ गए हैं, अब कहाँ जाएंगे? तुम कह रहे थे थोड़ी जगह है, रख लेंगे, ये तो परमानेंट आ गए। अब हमारा खर्चा देखो, खाने का, बिजली का, सब बढ़ गया। प्रवीण की दबी आवाज़ आई, थोड़ा सब्र रखो अल्पना, गांव की जो ज़मीन है ना वह बिकने वाली है, उस पैसे से हम अपना फ्लैट लेंगे और तब तक क्या मुफ्त की सेवा करनी है क्या? यह क्या कोई धर्मशाला है? अल्पना का स्वर अब तीखा हो गया था। हरिप्रसाद जी के कानों में यह शब्द गूंजा, मुफ्त की सेवा। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके आत्मसम्मान को जमीन पर गिराकर पैरों से कुचल दिया हो। उन्होंने रात भर सोचा। उनकी पत्नी हमेशा कहती थी, हरी, अपना मान ही सबसे बड़ी दौलत है, इसे कभी मत बेचना। अगली सुबह नाश्ते के समय हरिप्रसाद जी हॉल में आए। प्रवीण और अल्पना दोनों बैठे थे। हरिप्रसाद जी ने शांति से कहा, प्रवीण, मुझे तुमसे और बहू से कुछ बात करनी है। उन्होंने अपने थैले से एक पुराना बही खाता निकाला। जब मैं यहाँ आया था तो सोचा था कि मेरा बेटा मुझे सहारा देगा, पर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम दोनों पर बोझ बन रहा हूँ। उन्होंने गहरी सांस ली। आज से मैं तुम लोगों के घर में रहने का किराया दूंगा। प्रवीण और अल्पना एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। मैं ज़्यादा नहीं दे सकता, पर हर महीने यह रही 10,000 रुपये की राशि, यह तुम्हारे भोजन, बिजली और इस कमरे के इस्तेमाल के लिए है। उन्होंने पैसे गिनकर डाइनिंग टेबल पर रख दिए। अल्पना ने तुरंत कहा, बाबूजी, यह क्या
कर रहे हैं आप? हम अपनी मर्जी से आपकी सेवा कर रहे हैं। हरिप्रसाद जी ने अल्पना की बात काट दी। उनका चेहरा शांत पर दृढ़ था। सेवा नहीं बहू, सेवा निस्वार्थ होती है, और जहाँ कीमत की बात आ जाए वहाँ सेवा नहीं सौदा होता है। अब यह तुम्हारा किराया है ताकि मेरे रहने पर तुम्हें बोझ का एहसास ना हो। उन्होंने एक कागज़ निकाला और बेटे को थमा दिया। प्रवीण, मैंने गांव की सारी ज़मीनें तुम्हारी और अशोक के नाम कर दी हैं, बिना किसी शर्त के। अब तुम्हें मेरे मरने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मेरी एक ही चीज़ बची है, मेरी पेंशन। उससे मैं अपना किराया दूंगा और अपने लिए एक छोटी सी सेविका रखूंगा जो मेरी देखभाल करेगी, क्योंकि मुझे अब किसी किराएदार की ज़रूरत नहीं। हरिप्रसाद जी ने अपना सामान उठाया और प्रवीण या अल्पना को कुछ कहने का मौका दिए बिना दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। प्रवीण जमीन पर पड़े नोटों और जमीन के कागज़ों को देखता रहा। वह जानता था कि उसके पिता ने केवल एक घर नहीं छोड़ा, बल्कि उनका स्वार्थपूर्ण रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया था। हरिप्रसाद जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शहर की शोरगुल भरी सड़क पर चलते हुए उन्हें अचानक वही पीपल के पेड़ वाली शांति महसूस हुई। वह जानते थे कि अब वह भले ही कहीं किराए पर रहेंगे, पर उनका आत्मसम्मान हमेशा उनके साथ रहेगा, एक अमूल्य धरोहर की तरह। हरिप्रसाद जी के दरवाज़ा बंद करके जाते ही प्रवीण और अल्पना दोनों स्तब्ध रह गए। प्रवीण ने धीरे से मेज़ पर पड़े नोटों को उठाया। यह कोई साधारण पैसा नहीं था, यह उनके लालच पर लगाया गया शुल्क था। उसके बाद उसने जमीन के कागजात देखे। उनके नाम कर दी गई थी, बिना किसी जबरदस्ती या मोल भाव के। जो चीज़ वह सालों से केवल सोच रहा था, वह बिना कुछ किए मिल गई थी, लेकिन इस जीत का स्वाद कसैला था। अल्पना ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, चले गए? कहाँ गए? और यह क्या नाटक था? उन्हें ज़मीन तो वैसे भी मिलनी थी, इतना दिखावा क्यों? प्रवीण ने कागज़ मेज पर पटक दिए। दिखावा? तुम्हें नहीं लगता कि हमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया? मुफ्त की सेवा? तुमने यह बात क्यों कही? तुम्हें पता है बाबूजी हमेशा मान के भूखे रहे हैं। अल्पना ने अपने बचाव में कहा, तो क्या मैं झूठ कह रही थी? यहाँ शहर में सब कुछ कितना महंगा है। मैंने सोचा था कि जब ज़मीन बिकेगी तो हम थोड़ा आराम कर लेंगे, लेकिन उन्होंने तो हमें अपराधी जैसा महसूस करा दिया। प्रवीण ने थके हुए स्वर में कहा, अपराधी ही हैं हम। उन्होंने हमें वह सब दे दिया जो हम उनसे छीनने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन साथ ही उन्होंने हमें हमेशा के लिए खो दिया। उन्होंने हरिप्रसाद जी को ढूंढने की कोशिश की। गांव फ़ोन किया तो अशोक ने बताया कि बाबूजी वहां नहीं आए हैं। शहर में दोस्तों रिश्तेदारों से पूछा, पर कोई अता पता नहीं। हरिप्रसाद जी ने अपनी पेंशन से एक छोटी सी जगह किराए पर ली थी और किसी को इसकी भनक नहीं लगने दी। 6 महीने बाद हरिप्रसाद जी की मृत्यु का समाचार आया। वह शांति से अपनी किराए की कोठरी में सोते रहे। उनके पास एक भी बेटा या बहू नहीं था, सिर्फ वह सेविका थी जिसकी वह नियमित तनख्वाह देते थे। अशोक और प्रवीण दोनों अंतिम संस्कार के लिए पहुँचे। अंतिम संस्कार के बाद एक स्थानीय वकील ने दोनों भाइयों को बुलाया और हरिप्रसाद जी की अंतिम वसीयत पढ़ी।
प्रवीण जानता था कि सारी जमीन उसे और अशोक को मिल चुकी है, अब और क्या बचा होगा। वकील ने पढ़ा, मैं हरिप्रसाद यह वसीयत अपनी पूरी चेतना में लिख रहा हूँ। पहला, मेरी सभी चल अचल संपत्ति मेरे दोनों पुत्रों प्रवीण और अशोक को मेरी मृत्यु से पूर्व ही सौंप दी गई हैं। दूसरा, मेरे खाते में बची हुई समस्त पेंशन राशि मेरी अंतिम क्रिया और मेरे जाने के बाद पिछले 6 महीने मेरी सेवा करने वाली सेविका श्रीमती कमला देवी को दी जाती है। तीसरा, अंतिम इच्छा, मेरे प्रिय पुत्र प्रवीण के लिए मैंने एक विशेष उपहार छोड़ा है। मेरे बैंक लॉकर में एक लिफाफा है जिस पर लिखा है प्रवीण के घर का 6 महीने का किराया। वकील ने प्रवीण को लॉकर की चाबी सौंप दी। प्रवीण ने कांपते हाथों से लॉकर खोला और लिफाफा निकाला। अंदर 10,000 रुपये के 6 बंडल थे, पूरे 60,000 रुपये। इसके साथ एक छोटा सा नोट था जो हरिप्रसाद जी की अपनी हैंड राइटिंग में था। पर प्रवीण, तुमने सोचा था कि तुम मुझे बेसहारा कर दोगे, पर ईश्वर ने मुझे सहारा दिया। मैंने तुम्हारी घर की दीवारें छोड़ दी, पर मेरे आत्म सम्मान की दीवारों को कभी गिरने नहीं दिया। यह रहा तुम्हारे घर में रहने का 6 महीने का किराया। अब तुम्हारा और मेरा हिसाब चुकता। यह पैसा अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए इस्तेमाल करना, ताकि वे बड़े होकर अपने पिता को किराएदार न समझें। तुम्हारा बाबूजी। वसीयत और नोट सुनकर प्रवीण की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया था कि उसके पिता ने आखिरी वक्त में भी उन्हें अपनी सेवा का पूरा भुगतान करके अपने रिश्ते को स्वार्थ के ऋण से पूरी तरह मुक्त कर दिया था। यह वसीयत एक संपत्ति का बंटवारा नहीं बल्कि उनकी अंतिम सीख थी। यह आत्मसम्मान का वह अंतिम तमाचा था जिसकी गूंज दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों को जिंदगी भर सुनाई देती रही। प्रवीण ने उस 60,000 रुपये को हाथ भी नहीं लगाया। उसने वह लिफाफा एक मंदिर में दान कर दिया, यह मानते हुए कि यह पाप का धन है। वह अपने पिता के दिए हुए भौतिक धन में तो अमीर बन गया, पर भावनात्मक रूप से सदा के लिए निर्धन रहा। हरिप्रसाद जी की अंतिम क्रियाएं समाप्त हो चुकी थी। गांव में शोक सभा चल रही थी जहां प्रवीण और अशोक दोनों मौजूद थे। गांव के लोग हरिप्रसाद जी की सादगी और उनके शांत स्वभाव की बातें कर रहे थे, लेकिन दोनों बेटों को गांव वालों की सहानुभूति भरी नजरें भी ताने की तरह लग रही थी। प्रवीण शहर वापस लौटा, पर उसका मन अब उस आलीशान अपार्टमेंट में नहीं लग रहा था। 60,000 रुपये का वह लिफाफा उसने घर लाकर अपनी अलमारी के सबसे निचले दराज में रख दिया था, जैसे कि वह कोई छूत की बीमारी हो। अल्पना ने देखा कि प्रवीण अब काम में भी ध्यान नहीं दे रहा था। वह शाम को घर आता और गुमसुम बैठा रहता। एक रात अल्पना ने उससे पूछा, क्या बात है, सब कुछ तो मिल गया, जमीन, नया फ्लैट लेने की प्लानिंग, फिर भी इतने परेशान क्यों हो? प्रवीण ने निराशा से सिर उठाया। मिल क्या गया, उन्होंने सब कुछ दे दिया है, पर वह लेने के लिए हम कितने छोटे बन गए थे, यह उन्होंने अंत तक याद दिलाया। वह 60,000 रुपये वह हर दिन मुझे यह याद दिलाते हैं कि मैंने अपने पिता को किराएदार बना दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम। सिर्फ मैं? अल्पना ने पलटवार किया। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रही थी। तुम ही थे जो
उनसे जमीन के लिए इंतजार नहीं कर पा रहे थे। दोनों के बीच का रिश्ता अब हरिप्रसाद जी की मृत्यु के बाद और भी अधिक तनावपूर्ण हो गया था। उनके स्वार्थ ने उन्हें भौतिक सुख तो दिया पर मानसिक शांति छीन ली। समय गुजरता गया। प्रवीण और अल्पना ने नए फ्लैट में जाने के लिए पुराने अपार्टमेंट को बेचने की प्रक्रिया शुरू की। जिस कमरे में हरिप्रसाद जी ने आखिरी 6 दिन गुजारे थे, प्रवीण को वह कमरा अब एक ठंडा कारागार जैसा लगता था। एक दिन उनका छोटा बेटा आर्यन 8 वर्ष का स्कूल से रोता हुआ आया। पापा, आज मैंने एक अंकल को देखा। उनके दादाजी उन्हें स्कूल छोड़ने आते हैं। उन्हें कितना मज़ा आता होगा। हमारे दादाजी क्यों नहीं आते थे? प्रवीण ने कहा। बेटा, दादाजी गांव में रहते थे, आर्यन ने मासूमियत से पूछा। पर आप ही तो कहते हो कि यह शहर अच्छा है, स्कूल अच्छा है, घर अच्छा है, तो दादाजी क्यों नहीं आए? क्या हम उनसे नाराज थे? प्रवीण के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि आर्यन अपने दादाजी के साथ बिताए किसी भी समय को याद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने उन्हें कभी पास आने ही नहीं दिया। आर्यन ने फिर एक और सवाल पूछा, जिसने प्रवीण को अंदर तक हिला दिया। पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप बूढ़े हो जाओगे और अगर मम्मी को यह घर पसंद नहीं आएगा, तो क्या आप भी कहीं किराए पर रहने जाओगे? यह सुनकर प्रवीण की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पिता का वह नोट याद आया। यह पैसा अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए इस्तेमाल करना, ताकि वे बड़े होकर अपने पिता को किराएदार न समझे। प्रवीण ने आर्यन को गले लगाया और उस दिन वह पहली बार दिल खोलकर रोया। उसे अपने पिता द्वारा दिया गया अंतिम किराया समझ आ गया था। यह पैसा नहीं था बल्कि भविष्य का एक कड़वा आईना था। उस रात प्रवीण ने अशोक को फ़ोन किया। अशोक भी अपनी पत्नी नेहा के साथ इसी भावनात्मक बोझ से जूझ रहा था। प्रवीण ने कहा, अशोक, मुझे नहीं पता हम क्या कर सकते हैं। बाबूजी ने हमें सब कुछ दे दिया, पर हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। अशोक ने शांत आवाज़ में कहा, भैया, मैंने भी यही सोचा। उन्होंने हमें माफ़ कर दिया, पर हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी अंतिम इच्छा भी लिखी। क्या? प्रवीण ने पूछा। वकील ने हमें बताया था कि उनका सपना था कि गांव के पास जहां पीपल का पेड़ है, वहां एक छोटा सा पुस्तकालय बने, ताकि गांव के बच्चे शहर के बच्चों की तरह पढ़ सके। प्रवीण को एक रास्ता मिला। उन्होंने उस 60,000 रुपये के साथ साथ ज़मीन बेचने से मिले अपने हिस्से के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल किया। उन्होंने गांव के उसी पीपल के पेड़ के पास, जहां हरिप्रसाद जी अकेले बैठा करते थे, एक भव्य आधुनिक पुस्तकालय बनवाया। इसका नाम रखा गया हरिप्रसाद स्मृति पुस्तकालय। उद्घाटन के दिन प्रवीण, अल्पना, अशोक और नेहा सभी मौजूद थे। पुस्तकालय की नेम प्लेट पर हरिप्रसाद जी की एक शांत तस्वीर लगी थी। प्रवीण ने अपने बच्चों को बताया, यहाँ तुम्हारे दादाजी का सपना रहता है। पुस्तकालय अब हरिप्रसाद जी की वास्तविक संपत्ति बन गया था, एक ऐसी संपत्ति जिसे उनके बेटों ने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि प्रेम और पश्चाताप के लिए बनाया था। भले ही हरिप्रसाद जी उन्हें माफ़ कर चुके थे, यह पुस्तकालय उनके जीवन भर के पश्चाताप का एक प्रतीक बन गया।
हरिप्रसाद जी का पुस्तकालय गांव में स्थापित हो चुका था, पर इसका सबसे गहरा प्रभाव प्रवीण और अशोक के परिवारों पर पड़ रहा था। पुस्तकालय के निर्माण ने दोनों भाइयों को फिर से एकजुट कर दिया। जब वे निर्माण की निगरानी के लिए गांव आते तो उन्हें अपने बचपन के दिन याद आते। उन्हें एहसास हुआ कि शहर की दौड़ में उन्होंने न केवल अपने पिता को खोया बल्कि आपस का गहरा भाईचारा भी खो दिया था। दोनों परिवारों ने तय किया कि वे हर महीने पुस्तकालय के लिए नई किताबें और स्टेशनरी भेजेंगे। वे गांव के बच्चों के लिए समय समय पर कार्यशालाएं आयोजित करने लगे और यहीं पर उनकी मुलाकात कमला देवी वह सेविका से हुई जिसने अंतिम समय में हरिप्रसाद जी की देखभाल की थी। कमला देवी ने उन्हें बताया, बाबूजी बहुत खुश थे। वह कहते थे कि इस कमरे का किराया देने से मुझे शांति मिलती है। उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, बस हमेशा गीता पढ़ते रहते थे। कमला देवी की बातें सुनकर दोनों भाई और भी अधिक शर्मिंदा हुए। प्रवीण का बेटा आर्यन, जो अब 10 साल का हो चुका था, गर्मियों की छुट्टियों में पहली बार गांव आया। उसने पुस्तकालय देखा और वहां के बच्चों से मिला। एक शाम आर्यन ने प्रवीण से पूछा, पापा, क्या आप दादा जी के इस पुस्तकालय को हर साल मिलने वाले किराए से चलाते हो? प्रवीण को लगा कि उसका बेटा अभी भी उस किराए वाली बात को भूला नहीं है। प्रवीण ने अब झूठ नहीं बोला। उसने धैर्य से अपने बेटे को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे लालच में आकर उन्होंने अपने पिता को चोट पहुंचाई और कैसे दादाजी ने 60,000 रुपये लौटाकर उन्हें सिखाया कि आत्मसम्मान किसी भी संपत्ति से बड़ा होता है। बेटा, दादाजी ने जो 60,000 रुपये लौटाए थे वह उनका किराया नहीं था, वह मेरे लिए एक सबक था। यह पुस्तकालय उस सबक का प्रतीक है। जब भी तुम किसी से कोई चीज़ लो या किसी की मदद करो तो याद रखना कि रिश्तों में किराया या मोल नहीं होता। अगर रिश्तों में लेन देन आने लगे तो वह रिश्ता टूट जाता है। आर्यन ने अपने पिता की बात ध्यान से सुनी। अगले दिन आर्यन ने गांव के बच्चों के साथ मिलकर एक छोटा सा डोनेशन बॉक्स बनाया जिस पर उसने लिखा, दादाजी का घर, ज्ञान का किराया। वह चाहता था कि जो बच्चे इस ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं वे स्वेच्छा से कुछ योगदान दें ताकि पुस्तकालय चलता रहे बिना किसी स्वार्थ के। प्रवीण और अशोक ने महसूस किया कि उनके पिता की हार में ही उनकी सबसे बड़ी जीत छिपी थी। उन्होंने भौतिक संपत्ति तो विरासत में पाई, पर उनकी संतान ने हरिप्रसाद जी की कहानी अब परिवार के लिए पछतावे की कहानी नहीं रही, बल्कि नैतिक शिक्षा की एक अमर गाथा बन गई थी, जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्तों का सही मूल्य समझाती रहेगी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।